Hello everyone. Today we are going to start with the last chapter of geography that deals with population. Now this population has different connotations when we relate it with the positive aspect and the negative aspect. If we see it in the negative aspects, then this population is more of a sort of liability to us, right? To the economy it creates a burden. Hence there are different ways in which we can look upon this population, right? अब अगर हम इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें या पॉजिटिव साइड देखें तो इसका पॉजिटिव साइड डील करेगा कि पॉपुलेशन एक्चुअली कंट्री के लिए एक असेट भी हो सकती है और पॉपुलेशन के डिफरेंट कॉनोटेशंस भी हो सकते हैं. सो वी विल बिगिन आवर चैप्टर फर्स्ट विद द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन दैट वी हैव. ऑलराइट, सो द फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन इज the first importance of population is that firstly it is required to develop the economy and society. All right, इसका पहला इम्पैक्ट या फिर इसकी पहली ज़रूरत जनसंख्या की क्यों है? आपको सबसे पहली ज़रूरत है कि आपको इकोनॉमी को और सोसाइटी को डेवलप करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड एबल्ड बॉडी पर्सन्स टू वर्क अपॉन. द सेकेंड इम्पॉर्टेंस बिकॉज ऑफ विच यू नीड पॉपुलेशन इज टू यूटिलाइज द रिसोर्सेस अवेलेबल. हमें इन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी या रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस ही तब पता लगेगी जब उनको कोई यूटिलाइज करना स्टार्ट करेगा. यानी कि उनकी इम्पोर्टेंस किसके साथ रिलेटेड है? मैन या हम जनरली ह्यूमन बींग्स से कनोट करें कि हमें ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट है इसके लिए. द थर्ड वन इज that you require population because of the fact that natural events like floods, earthquakes, etc. becomes a disaster when they affect human beings. नेचुरल कैलामिटीज़ जितनी भी होती हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ को मेजर करने का क्या हमने एक तरीका निकाल रखा है कि नेचुरल कैलामिटीज़ ने ह्यूमन लाइफ्स को कितना ज़्यादा अफेक्ट किया, उसी से पता लगता है कि ह्यूमन बींग्स की इम्पोर्टेंस है. हैड देयर बीन नेचुरल कैलामिटीज बट देयर हैड बीन नो ह्यूमन बींग्स, तो क्या उस चीज़ से कोई अफेक्ट पड़ता? ऑफ कोर्स नॉट. हेंस नेचुरल इवेंट्स की इम्पोर्टेंस किससे पता लग रही है कि कितनी ह्यूमन लाइफ्स पर उस चीज़ का अफेक्ट आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट बेसिकली प्रोड्यूसर्स एंड consumers both are human beings. यानी कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने वाले और कमोडिटीज के कंज्यूमर्स दोनों ह्यूमन बींग्स ही हैं. दैट इज वाई इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट, दैट इज वाई दिस कैटेगरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. अब इस पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए या इस पॉपुलेशन का ट्रैक रखने के लिए या इसकी ग्रोथ रेट को मेजर करने के लिए, डिक्लिनेशन देखने के लिए हम लोग सेंसस कंडक्ट करते हैं विच वॉज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिशर्स इन द ईयर 1872. पहली बार उन्होंने पॉपुलेशन को काउंट करा 1872 में,
पर ये सेंसस पूरी तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाया था। जो फाइनल कंप्लीट सेंसस पहली बार कंडक्ट करवाया गया वो ईयर 1881 से स्टार्ट हुआ था एंड फ्रॉम देन ऑन इट इज हेल्ड एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 10 ईयर्स। हर 10-10 साल के अंदर ये जो पॉपुलेशन की काउंटिंग है, इस काउंटिंग को रेगुलर 10 ईयर के टाइम पीरियड पर कंडक्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन लें तो लास्ट जो सेंसस कंडक्ट हुआ है दैट वाज कंडक्टेड इन द ईयर 2011 एंड आफ्टर दैट आफ्टर 10 years it will be conducted in 2021. ऑलराइट, हमारी बुक में बेसिकली जितना भी डेटा प्रोवाइडेड है वो पूरा डेटा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइडेड है। ठीक, अब इसमें होता क्या है, दिस इज कंडक्टेड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO. इट इज अ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बॉडी विच इज कंडक्टिंग इट। अब जब इसका कंडक्शन होता है उस टाइम पर बेसिकली पूरी कंट्री का एक तरीके से आप मान लीजिए बायोडेटा रिवील कर दिया जाता है, wherein you get to know that what is the sex ratio of the country, how many people are engaged in what type of activities, what is the age structure of the country, what is the occupational structure and many more things, right? So basically it reveals a hell lot of information about the population and about the country's structure, overall structure, right? Moving on further, जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, हमारी कंट्री की पूरी पॉपुलेशन को हमने 3 कैटेगरीज में स्प्लिट कर दिया। तो हम आज के लेक्चर में 2 कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट कैटेगरी दैट वी विल बी डीलिंग अबाउट इज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारी जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है। ठीक है, आपको कई पॉकेट्स में हायर डेंसिटी मिलेगी पॉपुलेशन की, यानी कि रहने वाले लोग पर यूनिट एरिया में ज़्यादा मिलेंगे पर स्क्वायर किलोमीटर में, और कई जगह पर आपको ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम मिलेगी, राइट? So this is a very variable kind of category wherein the population of India is not evenly distributed accordingly, right? So if we look at the population of India according to March 2011, as on March 2011 जो इसकी ओवरऑल पॉपुलेशन थी दैट वाज इक्विवेलेंट टू 1210.6 मिलियन। अगर हम इस पॉपुलेशन को पूरे वर्ल्ड के मैप पर स्केच करने की कोशिश करें या पूरे वर्ल्ड के मैप में इसका शेयर देखें, सो दिस पॉपुलेशन शेयर्स अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 17.5%। अगर हम इंडिया का एरिया देखें तो इंडिया का टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, और ये जो एरिया है ये वर्ल्ड का 2.4% शेयर ऑक्यूपाई करता है विद रिस्पेक्ट टू द होल वर्ल्ड। यानी इंडिया का जो एरिया है दैट इज इक्विवेलेंट टू 2.4% ऑफ द वर्ल्ड मैप। ओके, अब जब हम इस कंट्री की बात करते हैं तो हमारी कंट्री डिवाइडेड है बहुत सारे स्टेट्स में। अब कई स्टेट्स में आप देखेंगे कि कई स्टेट्स का एरिया ज़्यादा है बट कई स्टेट्स की पॉपुलेशन कम है। तो द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया
राजस्थान। ओके, जो लार्जेस्ट एरिया ऑक्यूपाई करता है जो स्टेट भारत का, दैट इज राजस्थान, एंड इट जस्ट हैव 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। बट अगर हम सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टेट की बात करें कि कौन सा स्टेट हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, सो द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया इज उत्तर प्रदेश। बाकी जिन स्टेट्स में आपको हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल मिलेगा या फिर ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी, दो स्टेट्स आर महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात एंड यूपी। इन स्टेट्स में आपको मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल मिलेगा। ठीक, हमारे पास अभी भी कई स्टेट्स ऐसे हैं जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है। अब जब हम इस चीज़ के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को हम एक्चुअली में डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो दैट कैन बी रिगार्डेड एज, you can define density of population as number of persons living in per square kilometer area is known as density of population or the distribution of population। ठीक है, हमारे पास इस इंडिया की अगर अपन एवरेज डेंसिटी निकालें तो इसकी एवरेज डेंसिटी है 382 persons पर स्क्वायर किलोमीटर। बट हमारे पास इस एवरेज डेंसिटी के अलावा कई स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें ये डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में इट इज़ 1102 persons पर स्क्वायर किलोमीटर, जबकि अगर अपन अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दैट अकाउंट्स फॉर ओनली 17 persons पर स्क्वायर किलोमीटर। तो बिहार की डेंसिटी है 1102 persons पर स्क्वायर किलोमीटर, जबकि अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इट हैज़ ओनली 17 persons पर स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये डेंसिटी वेरी कर रही है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, डज नॉट नेसेसरीली मीन that all the states will have the same population density। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में, बट डेंसिटी फिर भी किस में हायर है, बिहार में हायर है एज कंपैरिजन टू यूपी, राइट। सो दिस इज अ डिफरेंस व्हेन वी टॉक अबाउट द डेंसिटी और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को कि कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है। तो फैक्टर्स क्या क्या हैं विच अफेक्ट्स डेंसिटी? The first factor which affects the density is the type of topography or the type of landform।
एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम किसी रग्ड टेरेन के ऊपर रह रहे हैं, किसी अनफेवरेबल टोपोग्राफी में रह रहे हैं, तो वहाँ पर डेफिनेट सी बात है कि ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम होगी। एग्जाम्पल माउंटेनियस रीजन जो है या डेजर्ट है। अब यहाँ पर ना तो टोपोग्राफी फेवरेबल है ना क्लाइमेट फेवरेबल है, तो यहाँ पर रहने वाले लोगों की जनसंख्या क्या होगी, कम होगी, प्लस दे आर स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड। स्पार्सली मतलब दूर दूर इनका डिस्ट्रीब्यूशन अपन देख सकते हैं। द सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट्स द डेंसिटी इज द क्लाइमेटिक कंडीशन। The third factor which affects is the type of occupation which is available in that area. The fourth is type of soil, and you can also say that what is the type of rainfall pattern over there. यानी कुछ जनरल सी चीज़ें हैं जो डेंसिटी ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करेंगी। पहला हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड क्लाइमेटिक कंडीशंस हम डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर लोगों के लिए क्या ऑक्यूपेशन अवेलेबल है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्लॉज। द टाइप ऑफ सॉइल स्पेशली फॉर द पीपल हु आर डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओवर हियर, एंड द टाइप ऑफ रेनफॉल, हेवी रेनफॉल, लो रेनफॉल और मॉडरेट रेनफॉल इज the factor which will affect the density of population. Moving on further, हम जो सेकेंड कैटेगरी इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम सेकेंड कैटेगरी जो पढ़ेंगे दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रोसेसेस विच आर रिलेटेड टू इट। अब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, इस ग्रोथ को मेजर करने के लिए हम दो क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं। या तो वो मेजर करी जाती है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में, या फिर वो मेजर करी जाती है एनुअल ग्रोथ रेट में। दो तरीके से हम इसका चेंज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट वो होगी जब देयर इज चेंज इन नंबर्स पर ईयर। जब हम नंबर में चेंज नोटिस करते हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट बोलेंगे, और जब एनुअल की बात आएगी तो चेंज इन परसेंटेज per year is measured in terms of annual growth rate. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1950 से 51 में जो पॉपुलेशन थी वो थी फॉर एग्जाम्पल 100 मिलियन। एग्जाम्पल, अब जब हमने नेक्स्ट ईयर में इसको मेजर किया 52 से 53 के बीच में, तो ये जो पॉपुलेशन थी ये 112 मिलियन की हो गई। ठीक, अब हमको अगर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालनी होगी तो हम इसको डिडक्ट कर देंगे और हम बोलेंगे दैट देयर हैज़ बीन राइज ऑफ 2 मिलियन पीपल इन अ पर्टिकुलर ईयर, राइट। अगर हम इसी चीज़ को एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से निकालेंगे तो हम इसको एक एवरेज का फॉर्मूला मानकर एक लंबे टाइम पर स्टडी करेंगे, और हम उसको परसेंटेज के फॉर्म में अगर देखते हैं तो ये परसेंटेज का फॉर्म कंट्री की एनुअल ग्रोथ रेट बोली जाती है। ठीक,
अब जब ये नंबर चेंज हो रहा है तो कोई ना कोई वेरिएबल्स तो रिस्पॉन्सिबल होंगे इसको चेंज करने के लिए, एंड उन्हीं वेरिएबल्स को हम बोलते हैं प्रोसेसेस, जिनकी वजह से ये जो पॉपुलेशन है ये फ्लक्चुएट कर रही है, या तो डिक्लाइन कर रही है या फिर राइज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसको चेंज करने के लिए? द फर्स्ट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द पॉपुलेशन of a country is the birth rate. The first process which is responsible for changing this is called as birth rate. अगर हमको birth rate को define करना हो तो हम birth rate को बोलते हैं number of births per 1000 persons is called as birth rate. अब इससे अफेक्ट क्या होता है? ऑब्वियसली जिस जगह की बर्थ रेट होगी ज़्यादा होगी तो वो उस जगह की पॉपुलेशन डेफिनेट सी बात है कि इंक्रीज करेगी ही करेगी. So this is a factor which changes the absolute growth rate as well as the annual growth rate of a country, right? So the first factor that is responsible is the birth rate, and higher the birth rate, higher will be the population, right? The second factor which affects is the death rate. अब डेथ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 persons is called as death rate. अब पहले since when India gained independence and that decade of 1950-60, कंट्री की बर्थ रेट भी हाई थी और कंट्री की डेथ रेट भी हाई थी. बट नाउ देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द पैटर्न. बर्थ रेट जो है वो रिड्यूस हो गई और डेथ रेट भी जो है वो रिड्यूस हो रही है. तो अगर मान लो जितने लोग पैदा हो रहे हैं उसी के प्रपोर्शन में इफ द पीपल आर डाइंग ऑल्सो, then this will change and alter the structure of the population and the overall growth rate of the population, whether we calculate it in absolute terms or we calculate it in annual growth rate terms, right? So this leads to a change. The third factor is migration. This is an important topic. Migration का मतलब होता है movement of people from one place to another in search of jobs, education. It alters the number of the people living in a particular area. ये सब चीज़ पर अफेक्ट करेगा, ये डेंसिटी पर भी अफेक्ट करेगा. ये दो तरीके का होता है. इट इज़ आइदर इंटरनल, दैट इज मूवमेंट विद इन द कंट्री, एंड इंटरनेशनल इफ़ यू आर मूविंग आउटसाइड द कंट्री. एग्जाम्पल लेते हैं, अगर सपोज करो दैट देर आर 2 classes गोइंग ऑन इन एडजेसेंट रूम्स एंड the first class has a strength of 40 people. Now if I shift these 40, if I shift 10 people out from this class and makes them sit in the other class, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरनली पॉपुलेशन ट्रांसफ़र हुई, यहाँ से 10 लोग कम हो गए यानी कि यहाँ पर 30 ही लोग बचे, और दूसरी क्लास में जिसमें एग्जाम्पल लेते हैं कि 40 पीपल थे एंड 10 आर मोर एडेड, तो वहाँ की पॉपुलेशन क्या हुई, इंक्रीज हो गई. तो लोगों का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट 2 रीजंस की वजह से हो रहा है. यानी अगर लोग विद इन द कंट्री मूव कर रहे हैं
तो उसके पीछे दो बेसिक रीजंस है जिसकी वजह से मूवमेंट देख सकते हैं हम, या तो हम जॉब की वजह से देख सकते हैं या फिर हम एजुकेशन की वजह से देख सकते हैं। तो अगर ये विद इन कंट्री है तो ये इंटरनल है, और अगर ये आउटसाइड द कंट्री हो रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज एन इंटरनेशनल माइग्रेशन। माइग्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? माइग्रेशन ओवरऑल स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, पॉपुलेशन की उसकी डेंसिटी पर भी अफेक्ट होगा। अब वो जहाँ से निकल कर आए तो उस जगह की पॉपुलेशन तो कम हो गई, पर वो जहाँ पर सेटल हुए उस जगह की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। ठीक, अब ये इसलिए भी हो रहा है माइग्रेशन, जब एम्प्लॉयमेंट की बारी आई तो एम्प्लॉयमेंट में लोगों का ध्यान या लोगों का मकसद अब दूसरे सेक्टर्स की तरफ है कि हमको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विल बी नोन एज इंटरनल फॉर better employment opportunities, right? So we end our lecture today here. We will begin with the next topic in the next lecture. Thank you so much.